जय हिंद। कैसे भारत ने मुश्किलों का सामना करके अंतरिक्ष में अपने पांव जमाए और आज दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। इसी के ऊपर आज का हमारा डेडिकेटेड टॉपिक रहेगा। बहुत कम लोगों को पता है, एक ऐसा भी दौर हुआ करता था जब भारत का सभी देश मिलकर मजाक उड़ाया करते थे, खास के हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर, और कहते थे कि रहने दे भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर, अंतरिक्ष के सफर को समझते हैं कि किस प्रकार चुनौती का सामना करके आज हम टॉप 5 देशों में जगह बना पाए हैं। इस सफ़र में चलने से पहले हम एक तारीख का जिक्र करेंगे दोस्तों, और ये तारीख कुछ इस प्रकार से होगी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। आप सभी वाकिफ होंगे दोस्तों इससे। इस दिन क्या हुआ था? अरे वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। लेकिन ये रिस्पॉन्स मेरे यूट्यूब पे जब मैं ये वीडियो डालता हूँ दोस्तों, तो यूट्यूब पर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता। हालांकि मेरे व्यूवर्स वहाँ पे भी यूट्यूब स्टूडियो बताता है वीडियो पर एज ऑन एवरेज 350, 400, 500 व्यूज आता है। रियल टाइम 47, 80 वीडियो शो करता है। पता नहीं क्या यूट्यूबर लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना भी अपना कमेंट्स देते हैं। एनीवे चलते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों। इस तारीख को विश्व में 2 बम फोड़े गए थे। जाहिर है कि ये बम जापान के 2 शहर पे गिरे थे, हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त। अब आपके मन में आएगा कि इस बम का स्पेस से क्या कनेक्शन है। जो लोग इसको विस्तृत समझना चाहें इस टॉपिक को, तो उनको अगर ये हमारा ये वीडियो देखें तो उनको ये बेहतर समझ में आएगा। खास के वो स्टूडेंट जो पीसीएस, यूपीएससी वगैरह या फिर जो जीएस के लिए हेल्प के लिए अगर समझना चाहें तो इस टॉपिक पे हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी डेडिकेटेड और डीपली इसमें मैंने कुछ बताया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1939 से 1945 के बीच वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। इन 2 बम धमाकों ने वर्ल्ड वार 2 को तो समाप्त कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया की सोच को बदल कर भी रख दिया। ये विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, पर दुनिया में एक नए प्रकार का युद्ध का तोहफा दे गया, जिसे हम लोग जानते हैं कोल्ड वार के रूप में, शीत युद्ध। यानी जिसमें बम गोले से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, एक दूसरे पे बम और गोला नहीं फेंका जाता, मिसाइल नहीं दागी जाती, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। बस सामने वाले को हर मोर्चे पे कमजोर करने का हर संभव कोशिश किया जाता है। हालांकि कोल्ड वार पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों, तो आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे ये शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वार क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में इस पर चर्चा कर लेते हैं। शीत युद्ध अपनी ताकत का, अपने हथियार के विकास का, ताकत को बढ़ाया जाता है, अपने हथियार का और भी विकास किया जाता है। साथ ही सामने वाले को अंडर एस्टिमेट भी रखा जाता है, यानी कमजोर करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, नकली नोट छापकर आप सामने वाले का इकोनॉमी जो बर्बाद कर सकते हो। जासूस भेजते हैं लोग जासूसी करने को, दुश्मन देशों के वैज्ञानिकों तक की हत्या कराई जाती है, ऐसा इतिहास में देखा गया है दोस्तों। कई चीज चलता रहता है। कुल मिलाकर 2 चीजें सामने आती है कि खुद को महाशक्तिशाली बनाते रहो और सामने वाले को कमजोर और अलग थलग कर दो। देखेंगे ना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के रूप में ये लोग कभी आमने सामने लड़े ना लड़े, लेकिन ये शीत युद्ध हमेशा लड़ते रहते हैं। देखेंगे चाइना क्या है, हमारे यहाँ के माओवादी असामाजिक तत्वों को राइफल, हथियार, वेपन सब सप्लाई देता है अवैध रूप से, ताकि हमारे देश की सेना और हमारे देश का प्रशासन उसमें उलझा रहे और दुनिया से अलग थलग हो जाए। पाकिस्तान भी यही काम करता है दोस्तों। देखेंगे ना, सब एक दूसरे से शीत युद्ध लड़ रहा है, मोर्चा पे कोई नहीं लड़ रहा है वैसा। ये शीत युद्ध चलता रहता है, कोल्ड वार, हम 3 कंट्री के बीच में, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। और वर्ल्ड वार 2 के बाद ये खुलकर सामने आने लगा था। कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध में 2 खेमे मुख्य रूप से सक्रिय थे। एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए। हालांकि आपको याद होगा, वर्ल्ड वार 2 इन दोनों देशों ने हाथ में हाथ डाल के लड़ा था। भैया तो फिर शीत युद्ध क्यों? समझिए, वर्ल्ड वार 2 जब अंतिम चरण में था, तब अमेरिका ने रसिया को बताया तक नहीं कि वह कुछ विध्वंसकारी बम बना रहा है या बना लिया है। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रसिया को। भैया बनाया तो बनाया, रसिया को बिना बताए वो बम फोड़ भी दिया था वर्ल्ड वार 2 में। फिर आप बताओ कि जिसके साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा दोस्त है युद्ध में, अगर हम उसी से कुछ छुपाते हैं अपनी ताकत के बारे में, अपने स्ट्रेटजी के बारे में, तो मतलब साफ था कि दाल में कुछ काला है। मतलब साफ था कि हमारी नीयत खराब है और शायद तुम धोखे के मूड में हो। और यही बात रसिया को दोस्तों ईगो पे लग गया, काफ़ी आघात पहुंचा रसिया को। और फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वार 2। तो समाप्त हो गया दोस्तों, पर एक अलग प्रकार का ही युद्ध शुरू हो गया था पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों, एटलीस्ट रसिया और अमेरिका के बीच और इसके सहायक देशों के बीच कोल्ड वार काफ़ी चला और काफ़ी लंबा चला, और आगे पता चलेगा कि इसका क्या क्या हुआ परिणाम। इस कोल्ड वार को भी आप
दो एस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं। एक तरफ था यूएसएसआर रसिया और दूसरी तरफ था अमेरिका। रसिया के साथ थे चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन और अमेरिका के साथ थे ब्रिटेन, फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा और अदर यूरोपियन कंट्री सब था दोस्तों। और रसिया यूएसएसआर था तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसके साथ उस वक्त रसिया सोवियत संघ कहलाता था यूएसएसआर। रसिया सहित इसके साथ और 14 देश थे। अब आप देख लीजिए वो 14 देश कौन कौन थे। तो रसिया तो था ही था, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। आप गिन लेना, ये पूरा 14 हो जाएगा और रसिया को मिला के 15 हो जाएगा दोस्तों। मैंने पिछले डिप्लोमेट्स वाले वीडियो पे काफ़ी डिटेल चर्चा किया है, इसलिए इसमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। रसिया और अमेरिका दोनों को पता था कि भैया फ्यूचर जो है अब धरती पर बचा नहीं है। अब इस धरती पर वही राज करेगा जिसका अंतरिक्ष पर कब्जा होगा। मतलब इस धरती पर वही राज करेगा जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी? जो आकाश में है, ज़मीन में नहीं। मतलब भविष्य में वही जीत पाएगा जो अंतरिक्ष में जीतेगा, ना कि धरती पर। यह साफ हो गया था। जो देश स्पेस पर कब्जा करेगा धरती पर भी उसी का कब्जा माना जाएगा और यही परम सत्य भी है। इसी दौर में भारत के 2 वैज्ञानिक थे तो इस मसले पर भारत के पीएम नेहरू जी को समझा रहे थे आज़ादी के बाद। मल्टी टैलेंटेड इंसान दोस्तों। पहला विक्रम साराभाई, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना रखा होगा। विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते थे और होमी भाभा परमाणु विज्ञान के जनक माने जाते थे भारत में। भारत के आज़ादी के समय ये दिग्गज वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन दोनों ने आज़ाद भारत के पहले पीएम नेहरू जी को समझाना शुरू किया कि हम लोग को भी अंतरिक्ष के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री खुद नेहरू जी अपने पास ही रखे थे। नेहरू जी ने कहा उन वैज्ञानिकों से कि सुनो भैया, बैठो इधर। भारत की समस्याएं अभी बहुत सारी है, अनेक है। भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, लाइलाज बीमारी है, महामारी है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ कंगाली है। इतना सुन के दोनों वैज्ञानिकों ने अपना माथा पकड़ा और निकल गया। कारण नेहरू जी ने सभी बातों को नेहरू जी ने इन दोनों साइंटिस्ट की बातों को इग्नोर मार दिया। पर इधर अमेरिका और रसिया ने स्पेस के लिए लगातार इफोर्ट लगा रहे थे। फिर एक तारीख आती है 4 अक्टूबर 1957। जी हाँ दोस्तों, एक एक डेट को याद रखो अगर आप एग्जामिनेशन पर्पज से ये वीडियो देख रहे हो। 4 अक्टूबर 1957, जिसमें जीत रसिया की होती है। रसिया पहला देश बना जो स्पेस में अपना यान भेज चुका था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। यह दुनिया का पहला उपग्रह रहा जो स्पेस में भेजा गया। दोस्तों उपग्रह यानी सैटेलाइट, दोस्तों इस पर मैंने काफ़ी पीछे और भी वीडियो बनाए हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हो। ये प्लैनेट, सैटेलाइट्स क्या होता है, इनका काम क्या होता है। और ये 2 तरह से होते हैं, एक तो नेचुरल और कुछ मैनवे होते हैं, मानव निर्मित आर्टिफिशियल उपग्रह भी होते हैं, जो आप सुनते होंगे कि ये उपग्रह छोड़ा, वो उपग्रह छोड़ा, ये सैटेलाइट, वो सैटेलाइट। तो दोस्तों ये सब सारा मैनवे होता है, आर्टिफिशियल। बस काम एक ही होता है कि उसका काम एक ही होता है कि वो धरती का चक्कर पे चक्कर काटता रहे और धरती का इन्फॉर्मेशन अपने को दे कि आखिर धरती पे क्या चल रहा है। और आप इस वीडियो को देखो आगे, अभी आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। रसिया इतना ही पे नहीं रुका, इसने अपनी पिछली सफलता से प्रेरणा लेते हुए उत्साहित होकर 3 नवंबर 1957 को दूसरा सैटेलाइट भेजकर दुनिया को अचंभित कर दिया और इसका नाम दिया स्पुतनिक 2। 3 नवंबर को, 1 महीना के अंदर दोस्तों स्पुतनिक 2 को भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब अमेरिका का मोरल पूरा डाउन हो चला था दोस्तों, कंपटीशन इतनी तगड़ी थी। स्टूडेंट हो तो आप समझ जाते होंगे कि मोरल कितना गिरता है कि सामने वाला आंसर पे आंसर लिख रहा है और हम कलम पकड़ के बैठे हैं, तो वो परिस्थिति क्या होती है। यही हाल अमेरिका के साथ हो गया था। पूरा उसका मनोबल डाउन हो गया था, क्योंकि रसिया ने एक तो सैटेलाइट लॉन्च किया ही और 1 महीना के अंदर उसने दूसरा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। दुनिया का पहला और दूसरा दोनों सैटेलाइट रसिया ने भेजा था, ये बात याद रखना। 1 महीने के अंदर रसिया ने 2 सैटेलाइट भेजकर अमेरिका को हौसला को पूरा गिरा दिया था। स्थिति यह थी कि अमेरिका युद्ध स्तर पर कोशिश में लगा था और अमेरिका के ऊपर रसिया के सैटेलाइट मंडरा रहे थे, चक्कर पे चक्कर काट रहे थे और उनमें लगे थे कैमरे, सेंसर। जी हाँ दोस्तों, सेंसर जो अंतरिक्ष से ही अमेरिका के चप्पे चप्पे पे नज़र बनाए हुए थे। भैया होता क्या है, पहले तो एक कॉन्सेप्ट चलता था कि किसी से किसी का दुश्मनी है तो हम लोग उसके सड़क मार्ग को बंद कर देते थे, वायु मार्ग को बंद कर देते थे, बंदरगाह रेल मार्ग बंद कर दिया जाएगा, उनके देश के लोगों को अपने देश में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब ऊपर से ही कैमरे लगा कर कोई आपको देखेगा, उसको कैसे रोक पाओगे। यही बात हो गई थी अमेरिका के साथ। दोस्तों हमारा घर है जिसपे छत भी नहीं है ढंग से, या छत भी बना लिया चलो, लेकिन हमारा पड़ोसी का घर हमसे बहुत ऊंचा है
छुपा लो, क्या क्या छुपाओगे। यही हुआ था दोस्तों अमेरिका के साथ। सैटेलाइट का मुख्य कॉन्सेप्ट ही था दोस्तों कि अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर नज़र रखकर सब कुछ, तमाम जानकारी को हासिल करना, यही सैटेलाइट कहलाता है। और इस प्रकार से दोस्तों एक तारीख आती है 31 जनवरी 1958, जिसमें अमेरिका ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया और उसका नाम रखा एक्सप्लोरर। अमेरिका को इसे भेजने के बाद भी दोस्तों इसका मोरल काफ़ी डाउन था अमेरिका का, कारण इससे पहले रसिया ने 2 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए थे और धरती से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। इधर अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यही कारण था कि सैटेलाइट भेजने के बाद भी उसका मोरल काफ़ी डाउन था। हताश अमेरिका ने अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम दिया A119। इसके तहत दोस्तों अमेरिका ने चांद पर परमाणु बम फोड़ने की सोची, ताकि जिसकी चमक धरती के लोग अपनी नंगी आंखों से देख सके। प्रोजेक्ट A119, इससे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन चाहता था दोस्तों पूरे वर्ल्ड में। पर वह जब तक कुछ कर पाता तब तक आ गया 1961 ईस्वी। फिर रसिया ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया दोस्तों और उसका नाम रखा वोस्टक, और इसमें उन्होंने बैठाया अपने अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन को। उसे स्पेस में भेजा, पूरी पृथ्वी का, पूरी धरती का पूरा एक चक्कर लगवाया और वापस धरती पर ले आया। अब अंतरिक्ष में पहली बार किसी ने इंसान भेज दिया था। भैया आज 2020 आ गया दोस्तों, पर भारत अपनी ज़मीन से आज तक किसी मानव को स्पेस में नहीं भेज पाया है। इतना आसान टेक्निक नहीं है, ये कोई गुलेल गुलेटी का खेल नहीं है, दागा और उड़ा दिया। लेकिन रसिया दोस्तों 1961 में अपनी ज़मीन से स्पेस में मानव भेज चुका था, यूरी गैगरिन। अब जरा भारत को भी देख लेते हैं कि तब तक भारत कहाँ था। भारत ने देखा दोस्तों कि रसिया स्पेस में यान भेजा सक्सेसफुली, अमेरिका भी भेज दिया, फिर रसिया ने इंसान भेज दिया। तब जाके विक्रम साराभाई और हमारे होमी भाभा ने फिर पहुंचा पीएम नेहरू के पास और उनको समझाया कि नेहरू जी क्या सोच रहे हो, अब इंसान भी चला गया। ये कहानी दोस्तों 1961 ईस्वी तक की थी। फिर नेहरू ने कहा हमारी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं जो इनसे महत्वपूर्ण हैं। फिर से वही गाना, खेती बाड़ी, बिजली, सिंचाई, बेरोजगारी, भुखमरी, कंगाली, क्यों कोई करोड़ों बर्बाद करे। पर होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने पीएम नेहरू को यह भी समझाया कि भैया जितनी चाहे इन सब में उलझ लो, कुछ भी तैयारी कर लो, पर इन सभी पर जीत हासिल तब कर पाओगे जब अंतरिक्ष में जीत हासिल कर पाओगे। और इस सारे समस्या का समाधान छुपा है अंतरिक्ष में, स्पेस में। सही भी तो यही था दोस्तों, पृथ्वी की तो अधिकांश समस्याओं का समाधान हमारे अंतरिक्ष में छुपा था। इन सब घटनाओं के मद्देनजर भारत की आंखें खुली। तब यहाँ दोस्तों एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया इनकॉस्पर, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक बार फिर सर पे हाथ रखा और किस्मत को कोसने लगे, कारण सैटेलाइट चला गया था। अब उस सैटेलाइट में बैठ के इंसान भी जा चुका था दोस्तों, पूरे धरती का चक्कर काट चुका था अंतरिक्ष में जाके, और हम बना रहे हैं कमेटी इनकॉस्पर। मतलब दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि नेहरू जी चाहते क्या थे। स्पेस क्राफ्ट पर विचार के बदले क्या बनाया, कमेटी, यानी सोचेंगे, विचार करेंगे, चर्चाएं करेंगे, चाय करेंगे, कॉफ़ी करेंगे, इनकॉस्पर। वाह, अंतरिक्ष में जाएंगे, बहुत खूबसूरत बात, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। कमेटी बना ली, बन गया कमेटी। दोस्तों फिर साल आया 1966 में, जब अमेरिका ने भी एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जिसका नाम रखा जेमिनी 8। इसमें उसने भी एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। इसने भी स्पेस में गया और पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया और वापस आ गया। इस प्रकार रसिया और अमेरिका ने स्पेस में मानव मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। और भारत ने क्या बनाया था, कमेटी। लेकिन अमेरिका अपने देश के लोगों का मनोबल को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। नतीजा हुआ कि अमेरिका स्पेस में पैसा पे पैसा फूकता चला गया। टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों बहुत पैसा फूकता चला गया अमेरिका। फिर वो तारीख आई 20 जुलाई 1969, जब वापस फिर से नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ थे बज एल्ड्रिन, इन दोनों ने चांद पर पांव जमा दिए। तब भारत के लोग पानी चढ़ा रहे थे कि चंदा मामा मेरा ये ख्वाहिश है, चंदा मामा कर रहे थे। उधर
बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चहलकदमी कर रहे थे, कूद रहे थे, और दोस्तों अमेरिका ने इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट कर दिया। अब अति हो गया था। हमारे दो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा ने इंदिरा गांधी से जाकर कहा दो टूक बात कि मैडम हम चाहते क्या हैं, हमारा देश चाहता क्या है, सोचने की घड़ी आ गई है। अब तो इंसान भी घूमकर आ गया अंतरिक्ष में, बात चक्कर लगाने की नहीं है। तब जाकर दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1971 को कॉस्पर को बदल के लाल किला पे भाषण दिया और घोषणा किया कि अब यह कमेटी खत्म, और इस प्रकार इस कमेटी का नाम बदल के कर दिया गया दोस्तों इसरो। तारीख याद रखना 15 अगस्त 1969 को लाल किला से घोषणा की थी इंदिरा जी ने। 15 अगस्त 1969 इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया दोस्तों, और अब मुद्दा बचा था कि बना के करेंगे क्या, आखिर करते क्या। इसरो तो बना लिया, लेकिन अब करते क्या आगे। स्पेस में जाने के लिए पैसे की जरूरत थी, रिसर्च करने के लिए पैसे की जरूरत थी, और देश गुजर रहा था भुखमरी, तंगहाली, गरीबी और बेरोजगारी से दोस्तों। देश में टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों का भी घोर अभाव था। फिर एक तारीख आती है 9 अगस्त 1971। यहाँ पे दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तरकीब लगाई, अपना हाथ रसिया की ओर बढ़ा लिया, और इस प्रकार इंडिया और रसिया की दोस्ती होती है। ठीक 1971 की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, उससे 4 महीने पहले भारत और रसिया के बीच 20 साल का समझौता कर लिया गया, जिसको हम लोग जानते हैं इंदिरा लियोनाइड ट्रीटी। दोस्तों इस संधि में तो बहुत सारी बातें थी, पर इसका मुख्य निचोड़ यही था कि अब जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। हुआ भी यही। 1971 की लड़ाई लड़ी गई, रसिया ने अपना भरपूर साथ दिया दोस्तों, और भारत वो लड़ाई जीत भी गया। पर इधर इसरो की समस्या समाप्त नहीं हुई थी, कारण वही फंडिंग। इसरो को फंडिंग मिल सके, इसके लिए 1972 में बनाई गई पहली बार DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग बना लिया गया दोस्तों, और इस विभाग को इंदिरा गांधी सरकार ने खुद अब पास रखा। इंदिरा गांधी खुद इस डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग करती थी दोस्तों। हालांकि देखेंगे तो तब से आज तक स्पेस डिपार्टमेंट हमेशा देश के प्रधानमंत्री के ही पास होता है। आज भी यह डिपार्टमेंट हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। देश के पीएम समझ गए थे कि भैया अब तो अंतरिक्ष में पांव जमाने होंगे, और डिपार्टमेंट को खुद अपने पास रखा ताकि आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री इसे अपनी नाक पर लेके चले और आगे बढ़ा सके, और कभी धन की दिक्कत ना आए। रसिया से दोस्ती और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये दोनों भी बना लिया गया। तब जाकर एक तारीख आती है दोस्तों 19 अप्रैल 1975। पहली बार देश ने अपना सैटेलाइट बनाया दोस्तों, आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनके तैयार हो गया था। समस्या तो अभी शुरू हुई थी। आर्यभट्ट तो बना लिया, पर विडम्बना देखिए कि भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उसे लॉन्च करने की। तब वो आर्यभट्ट लेके रसिया जाना पड़ा था, और रसिया की धरती से हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। भारत डेवलप नहीं कर पाया था लॉन्च व्हीकल। अब भारत को जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो साफ हो चुका था, और वो था लॉन्च व्हीकल। एक ऐसा व्हीकल जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लेकर जाता है। इसी की कमी से हमारे प्रथम सैटेलाइट को रसिया से भेजा गया था। लॉन्च व्हीकल की कुछ प्राथमिक जानकारी ले लेते हैं संक्षेप में। इसके कई स्टेज होते हैं जिसमें ईंधन भरे होते हैं। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि इतने लंबे बॉडी का लगभग 90% हिस्सा फ्यूल से भरा होता है। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का इसका फ्यूल टैंक 5 पार्ट में है, जिसे 5 स्टेज कहेंगे, जो अपने ईंधन को क्रमशः जलाते रहते हैं। और जब काउंटिंग शुरू होती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यही एक धमाका सा आपको दिखेगा, जिसके निचले हिस्से में आग लग जाती है, और यह हाईली इन्फ्लेमेबल गैसोलीन से भारी मात्रा में धुएं के रूप में उत्सर्जित होती है। न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो करके काफी तेज गति से धरती से ऊपर की ओर बढ़ती है। और एवरी एक्शन एंड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। इतनी तेजी से फ्यूल जलकर धुएं को नीचे प्रेस पूरी बॉडी को ऊपर धकेलते रहता है, और ऊपर जाते 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 के सबसे निचले स्टेज में जो फ्यूल भरे होते हैं खत्म हो जाते हैं, और इस नीचे प्रोग्रामिंग की मदद से हमारे साइंटिस्ट इसे डीअटैच करके इसको समुद्र में गिरा देते हैं। क्योंकि यह बहुत भारी होता है, एक स्टेज 35,000 से 40,000 kg का होता है। डीअटैच करता चला जाता है और खुद को इससे अलग कर लेता है। ये सारी प्रक्रिया कंट्रोल रूम से हमारे साइंटिस्ट करते हैं।
पार्ट बाय पार्ट इसे अलग कर इसे धरती पर गिराते रहते हैं। और यह कहाँ गिरेगा हम लोगों को पहले से पता होता है। जनरली यह समुद्र में गिराया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के ऊपर गिर जाए या किसी सिविलियन एरिया में गिर जाए। सारा कुछ A to Z हमें पहले से पता होता है कि इसे कहाँ गिरना है। भैया एक बॉक्स का वजन 40 से 50 हज़ार kg का होता है। ये किसी सिविल एरिया में गिरेगा तो अंदाज़ा लगा लो कि क्या होगा। और हमारे PM आकर कहेंगे कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सब पता होता है कि किस प्रकार सभी स्टेज फ्यूल बर्निंग के बाद कहाँ गिराना है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है लॉन्च व्हीकल को कम करना साइंटिस्ट के लिए एक चुनौती भरा टास्क होता है। सबसे अंत में बच जाता है ऊपर का हिस्सा जिसे पेलोड कहते हैं। सैटेलाइट को इसी में रखकर भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल से इसे समझिए, भारत के अधिकांश उपग्रह जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का एक स्थान पड़ता है श्रीहरिकोटा, यहीं से वो व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं। अतः हमें इसका हिस्सा कहाँ गिरेगा या गिराया जाएगा ये A to Z पहले से पता होता है। इस प्रकार सारे स्टेज गिराते हुए अंतरिक्ष में लॉन्च व्हीकल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से इसके सबसे आखिरी हिस्से को भी डिटैच कर देते हैं और इसका पेलोड खुलकर बाहर निकल आता है और ये भी धरती पर गिरा दिया जाता है। रह जाता है अंतरिक्ष में सिर्फ सैटेलाइट यानी उपग्रह, जो अपने कक्षा में जाकर खुल जाता है और सभी बॉडी को पहले छोड़ चुका होता है। और इस तरह ये खुलकर लास्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप दिखता है। आगे चलकर यह भी खुल जाते हैं, कारण इसे कई पर्पज से भेजे जाते हैं। कोई 2 साल, 7 साल, 12 साल, 3 साल, डिपेंड करता है ये किस पर्पज से भेजा गया है। और फिर उसको इतने साल तक तो इसको थोड़ी बहुत पावर की ज़रूरत होती है। ये पावर जनरेट करता है सूर्य से, तो एक प्रकार का इसके सोलर पैनल भी लगे होते हैं इसमें, जो सूर्य से अपना पावर लेते रहता है। यह लगातार हमारे धरती का चक्कर पे चक्कर काटना शुरू कर देता है। सेंसर बेस्ड फोटोग्राफी करके हमारे सारे जानकारी हमें भेजता रहता है। अब यह साफ हो गया था कि बिना खुद के लॉन्च व्हीकल के मिशन को अंजाम देना काफ़ी मुश्किल था। कारण 1975 में आपको याद होगा हमारा पहला ही उपग्रह हमारी धरती से नहीं छोड़ पाए हम लोग, उसे रसिया से छोड़ना पड़ा था, रसिया की धरती से। इसी संघर्षमय दौर में हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई गुजर जाते हैं। फिर उस समय कमान संभाली जाती है सतीश धवन के द्वारा। और फिर एक नाम की यहाँ एंट्री होती है जिसे आप लोग बखूबी जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हालांकि इस समय पर इसरो के चेयरमैन थे सतीश धवन और इनके अंदर में APJ अब्दुल कलाम काम किया करते थे। इस समय कलाम साहब का कैरियर शुरू हुआ था और इस पूरे इसरो टीम ने कुछ लॉन्च व्हीकल बनाए। काफ़ी संघर्ष करके दोस्तों इस मुकाम तक आए और अपने लॉन्च व्हीकल बनाए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया दोस्तों ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया GSLV यानी ग्राउंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया GSLV Mark 3। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि जितने भी लॉन्च व्हीकल होते हैं वह सिंगल यूजर होते हैं, एक बार इसे यूज किया जाता है एक प्रोजेक्ट में, इसके बाद ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका सारा स्ट्रक्चर हमें फिर से बनाना पड़ता है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए पूरी टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और यह होता है वन टाइम यूज। इसको उदाहरण से समझिए कि अगर कोई मिशन 300 करोड़ रुपया का है तो इसमें 225 करोड़ के आसपास तो सिर्फ इस लॉन्च व्हीकल को बनाने में खर्च हो जाता है। वरना हमारे सैटेलाइट का क्या है दोस्तों, आजकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे बनाने लगे हैं, इसलिए मुद्दा सैटेलाइट तो कभी था ही नहीं, मुद्दा था लॉन्च व्हीकल का होना। टेक्नोलॉजी तो अब ऐसी है कि घर में सैटेलाइट बना लो भैया, जैसे मोबाइल असेंबलिंग करते हो सारा चीज़ अवेलेबल है, सैटेलाइट बना लोगे, लेकिन उसको भेजोगे कैसे, जो हमारे पास था ही नहीं। क्या कर सकते थे, संघर्ष ही संघर्ष था भारतीय वैज्ञानिकों के लिए। अब एक नज़र बनाए गए सैटेलाइट्स के ऊपर भी डालते हैं, कितने सफल हुए और कितने असफल हुए, इसको एक संक्षेप में समझ लेते हैं। SLV 3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो 1979 से 83 तक रहा था हमारे इसरो के साथ, और 10 अगस्त 1979 क्षेपण की गई थी दोस्तों। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे APJ अब्दुल कलाम, डायरेक्टर तो थे सतीश धवन और उसके अंडर में APJ अब्दुल कलाम थे, तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम ही रहे थे।
और दोस्तों ये SLV-3 पहला ही लॉन्चिंग में ब्लास्ट मार दिया और कलाम साहब ने तब कहा भी था गो अहेड, जाने दो। इसकी क्षमता की बात करें SLV-3 की तो ये 40 किलो तक का सामान 150 से 160 किलोमीटर तक ये ले जा सकता था, सक्षम था। फिर SLV-3 की ही दूसरी उड़ान पास हो गई, फिर तीसरी उड़ान देखें तो फेल, फिर इसकी चौथी उड़ान देखें तो पास। कुल मिला के SLV की 4 उड़ान में 2 पास और 2 फेल। फिर आते हैं ASLV की तरफ देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और भी चेंजिंग और भी सुधार करके ASLV लाया गया, यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड मीन्स दोस्तों संवर्धित या एक्स्ट्रा कुछ कह सकते हो। तो इसका देखें तो इसका पहला उड़ान फेल, फिर उन्होंने दूसरा उड़ान लाया इसका, वो भी फेल। फिर दोस्तों इसरो ने इसका तीसरा उड़ान लाया, ये भी फेल। इसके लगातार 3 के 3 उड़ान फेल रहे और चौथा इसमें एक पास हुआ था दोस्तों। तो स्थिति ये था कि अब पूरे विश्व के वैज्ञानिक भारत का मजाक उड़ा रहे, कहे थे कि रहने दे भाई, तुमसे हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, कार प्रयास कर रहे हो तुम भारत के लोग। और दोस्तों कहने वाले तो इस ASLV को ऑलवेज सी लविंग व्हीकल भी कहते थे, यानी समुद्र से प्यार करने वाला यान। धरती से जाता है, थोड़ी दूर में ब्लास्ट मारता है और समुद्र में गिर जाता है, इसलिए बहुत लोग इसे ऑलवेज सी लविंग व्हीकल भी कहते थे इस ASLV को। उसके बाद आता है नंबर PSLV। इसे 1993 में लाया गया था। इसकी भी पहली उड़ान तो फेल हो गई दोस्तों। इसके बाद इसरो ने इस पे और भी मेहनत की, फोकस करते गए। एक समय वो था और एक समय आज 2020 में है। भारत पूरे वर्ल्ड के टॉप 3 टॉप 5 कंट्री में हमेशा स्पेस में जगह बनाता है। इतना ही नहीं, जहाँ पे विश्व के देशों ने पहला एक लॉन्च व्हीकल के साथ एक सैटेलाइट भेजते थे, रसिया ने, अमेरिका ने काफ़ी कंपटीशन किया। इसके बाद बीच में अमेरिका ने क्या किया कि एक व्हीकल के साथ 6 उपग्रह भेज दिए। फिर आया इंडिया ने 10 भेज दिए, फिर अमेरिका ने 18 भेज दिए, फिर रसिया ने 23 भेज दिए, फिर अमेरिका ने 27 भेज दिए, फिर अमेरिका ने 33 भेज दिए। फिर आया इंडिया की बारी और उसने 104 भेज दिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब बना तोड़ते रहो रिकॉर्ड दोस्तों, किसी से भी नहीं टूट पाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी। PSLV दुनिया का सबसे ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल है। कोई भी देश आज इसके आसपास भी नहीं है, रसिया अमेरिका भी नहीं। अलग बात है कि इसका वजन अलग अलग हो सकता है, 500 ग्राम के हो सकते हैं, कोई 4 kg के हो सकते हैं, कोई 10 kg के हो सकते हैं। इस तरह से आज PSLV पूरे दुनिया का सबसे ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल। आज तक PSLV की 50 उड़ान हो चुकी है। मून मिशन भी PSLV से ही संभव हुआ। GPS, मार्स मिशन, C-37, इसमें 104 सैटेलाइट भेजे गए थे। PSLV आज तक 2 बार फेल रहा, एक पहली और एक 2017 में फेल हुई। इसके बाद ये आज तक कभी फेल नहीं हुई। इसके बाद भारत 2 लॉन्च व्हीकल और बनाए, GSLV Mark 1 और GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। साइज और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे खासे बड़े थे। 10,000 kg तक का सामान ये स्पेस में लेकर जा सकता था। नज़र डालें GSLV Mark 1 पर तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट लास्ट फ्लाइट रही, अभी ये अब नहीं है। हालांकि ये भी 1000 किलो का सामान, 1 से 2500 किलो तक का सामान ले जा सकता था। फिर GSLV Mark 2 अभी कंटिन्यू है, जो 2500 से 5000 kg का सामान ले जा सकता था स्पेस में। GSLV Mark महाविशाल 4000 से 10,000 kg तक का सामान को लेके जा सकता है स्पेस। कुल मिलाकर भारत के पास अपने लॉन्च व्हीकल आ गए और काफ़ी ट्रस्टेड लॉन्च व्हीकल आ गए। SLV नहीं है, ASLV भी अब नहीं है, GSLV 1 भी नहीं है। एक वो दिन था और एक ये दिन है। टॉप 3 से टॉप 5 देश में हम लोग हमेशा रहते हैं स्पेस में। आज मोबाइल, इंटरनेट क्रांति, फेसबुक, व्हाट्सएप, GPS, वेदर फोरकास्ट, सभी की सभी जानकारी हमारी अपनी सैटेलाइट से हमें अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी से ही संभव हुआ जिस दिन भारत की टेक्नोलॉजी खुद उन्होंने अपनी बना ली, वो चांद और मंगल तक पहुंचने का। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे कि कैसे हम लोग सैटेलाइट को कहाँ कहाँ रखे जाते हैं ये सैटेलाइट, और इनसे कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसको एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।